हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग रैपिड फायर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब एग्जाम का टाइम भी आ गया है। 26 को हम लोगों का फिजिक्स का पेपर है जैक बोर्ड का। तो आइए उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। जिस टेस्ट को हम लोगों ने रैपिड फायर टेस्ट नाम दिया है और आप लोगों का फ्राइडे के दिन ये टेस्ट हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। इनमें से कौन प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है? तो आप जानते हैं बच्चे लोग कि प्रेशर जो है ये क्या होता है, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये चीज तो आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है mL_T-2 और एरिया के लिए हम लोगों ने पढ़ा है L²। यही पढ़े हैं, हाँ या ना? अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये L और ये L कट जाएगा, एक L ऊपर जाएगा तो ये आपको मिलेगा mL-1T-2। आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे mL-1T-2? ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा पहले सवाल का सही जवाब है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो आप लोग को मैंने बताया है कि वेक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। लेकिन बाबू सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वेक्टर नहीं बोला जाता है, ये भी बात मैंने बताया था। और मैंने आपको ये बोला था कि उसको वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, फोर्स भी वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। लेकिन करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, पर ये करंट जो है ये क्या है, वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। इस वजह से ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। तो हमारा जो दूसरा सवाल है इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? तो आप लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, अ फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी। एक फोर्स है कितने का, 0.04 न्यूटन का, जो कि एक बॉडी पे काम कर रहा है और उस बॉडी का मास कितना है, 1 kg है। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, आपसे बॉडी का एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो आपसे एक्सेलरेशन बोला गया है कि बताइए। आप बोलेंगे कि हम तो जानते हैं सर कि F इज इक्वल टू ma होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, A इज इक्वल टू हो जाएगा F/m। हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.04 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई ऑप्शन है यहाँ पे? ओके ठीक है, 0.04 न्यूटन पर केजी भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका यूनिट न्यूटन अगर लिखेंगे, इसका यूनिट केजी लिखेंगे, तो ये न्यूटन पर केजी लिखिए या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखिए, दोनों सेम चीज है ना। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोलता है, साइक्लिस्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 80 मीटर। एक साइक्लिस्ट है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, ये इस तरह का एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है बच्चों, इस रेडियस को दिया गया है कि ये रेडियस है 80 मीटर, है ना। एक साइक्लिस्ट है जो कि इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आपको बताना है कि उसको वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से मूव करने के लिए कितने एंगल पे बेंड करना पड़ेगा। एंगल ऑफ बेंडिंग से ये एक सवाल है, तो ये चीज आप लोगों को पता है और आप आसानी से बना सकते हैं। आपने पढ़ा है कि एंगल ऑफ बेंडिंग जो होता है तो tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना। आप लोगों को बताया गया है कि जो साइक्लिस्ट बेंड करता है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, v²/rg के बराबर होता है। आपको वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी कितना दिया गया है, 10। तो आप यहां पे 10 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है बच्चों, 80, और g का वैल्यू कितना ले लेना है, 10 ले लेना है। तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 800। ये 0 0 0 0 कट गया तो आपको यहां पे मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/8। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/8। तो आपको मिल गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/8। है कोई ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन में है tan इनवर्स 1/8। ठीक है,
ये क्वेश्चन आप लोगों को आसान लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है टू बॉडीज हैव मासेस m1 एंड m2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। दो बॉडी है, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, और दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, सेम है। तो आपको बोला गया है द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, उनके लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताइए। बच्चों आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये, तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि ये p² बाई 2m के बराबर होता है। पढ़े है ना ये चीज, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हैं ना कि लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, हाँ या ना, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि p1 बाई p2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 बाई m2 हो सकता है, हाँ या ना। तो अगर आपसे पूछा जाए स्क्वायर को अगर उधर कर देंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो p1 बाई p2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m1 बाई m2 आ जाएगा। देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या स्क्वायर रूट ऑफ m1 बाई m2? हाँ ऑप्शन तो है हमारे पास, और कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है। तो p1 बाई p2 मतलब पहले बॉडी बाई दूसरे बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ m1 बाई m2 के बराबर होगा। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला सवाल देखेंगे। द वैल्यू ऑफ g एट द सेंटर ऑफ अर्थ, आप लोग को मैंने पढ़ाया है कि अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये 0 होता है। कितना बताया अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? मैंने बताया था कि अर्थ के सरफेस पे 9.8 है, ठीक है। और अगर इक्वेटर से पोल पे जाते हैं तो वहां पे भी वैरी करता है। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है, और अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है। और जब हम उसके सेंटर पे पहुंचते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे, विद इन इलास्टिक लिमिट रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, आप लोग को मैंने पढ़ाया था हुक्स का लॉ, हुक्स लॉ। आप लोग को मैंने क्या बताया था हुक्स लॉ में बच्चों? मैंने बताया था कि हुक्स बोलते हैं कि अंडर इलास्टिक लिमिट के अंदर जो है स्ट्रेस जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्ट्रेन के। अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखिए तो है कोई ऑप्शन? हाँ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 9वें सवाल की तरफ। अगला सवाल है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस आर एट सेम टेम्परेचर। ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन गैस दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखा गया है, एंड प्रेशर भी, और सेम प्रेशर भी है उनका। द मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर 16 टाइम्स मोर देन मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का जो मास है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से 16 टाइम्स ज्यादा है। मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन जो है बच्चों ये है 16 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन के, ठीक है। हमको बोलता है कि बताइए रेशियो ऑफ देयर आरएमएस स्पीड, उनके आरएमएस स्पीड का रेशियो बताइए। अरे ये तो बहुत अच्छा सवाल आ गया। हम लोगों ने सीआरएमएस पढ़ा है, और सीआरएमएस के बारे में हमने पढ़ा है कि ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाई m। ये पढ़े है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाई m। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि सीआरएमएस जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, बोल सकते हैं ना। और अगर ऐसा है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सीआरएमएस ऑक्सीजन का बाई सीआरएमएस हाइड्रोजन का ये बराबर होगा किसके, तो मास ऑफ हाइड्रोजन के डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑक्सीजन के स्क्वायर रूट के, हो जाएगा ना। तो अब देखते हैं यहां पे तो क्या आ जा रहा है, सीआरएमएस ऑक्सीजन का डिवाइडेड बाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसीलिए ऊपर नीचे लिखे हैं, है ना, डिवाइडेड बाई सीआरएमएस हाइड्रोजन का, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन आपसे बोला गया तो 1, और मास ऑफ ऑक्सीजन बोला गया, या इसको अभी हम लोग हाइड्रोजन ही लिखते हैं, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना लिखे हैं, 16 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन लिखे हैं। ये मास ऑफ हाइड्रोजन कट जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। 1/√16 को क्या लिखेंगे, 1/4। तो कोई ऑप्शन है क्या 1/4 में? हाँ है, तो यहां पे ये आ जाएगा क्या, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, सीआरएमएस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाई
m, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है तो हमने लिखा है CRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेशियो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल। तो CRMS ऑक्सीजन का बाई CRMS हाइड्रोजन का, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ हाइड्रोजन को mh लिख दिया और मास ऑफ ऑक्सीजन हमको दिया गया है ये 16 टाइम्स है मास ऑफ हाइड्रोजन के, तो 16 mh कर दिए। ये mh कट गया, 1/16 का रूट आ गया, 1/16 का रूट क्या होता है 1/4। तो याद रखेंगे CRMS ऑक्सीजन बाई CRMS हाइड्रोजन, ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, देखिए डॉपलर इफेक्ट जो है ना ये रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है ना। ये जब एक बॉडी दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है या आगे जा रहा है पीछे आ रहा है तो इसमें काम करता है ये डॉपलर इफेक्ट। और ये वैलिड है दोनों के लिए, ये साउंड वेव के लिए भी काम करता है और ये लाइट वेव के लिए भी काम करता है। तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज वैलिड फॉर बोथ साउंड वेव एज वेल एज लाइट वेव, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, इसमें से कौन सा फोर्स फंडामेंटल फोर्स नहीं है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ये फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है, ये अपने आप एग्जिस्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये फंडामेंटल फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये क्या है, फंडामेंटल फोर्स है। टेंशन जो है ये रस्सी में डेवलप करवाते हैं हम लोग, तो टेंशन जो है ये फंडामेंटल फोर्स नहीं होता है, ठीक है। फंडामेंटल फोर्स टेंशन जो है ये नहीं है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नीदर यूनिट नॉर डायमेंशन, इसमें से कौन से फिजिकल क्वांटिटी के पास ना ही यूनिट है ना ही डायमेंशन है। तो रिलेटिव वेलोसिटी बोले तो वेलोसिटी ही है ये, इसके पास यूनिट होता है। एंगल के पास भी यूनिट होता है, ठीक है ना, एंगल का यूनिट रेडियन लिखते हैं। एनर्जी के पास भी यूनिट है। सिर्फ रिलेटिव डेंसिटी जो है इसके पास जो है कोई भी यूनिट ना ही कोई डायमेंशन है, ठीक है। ये रेशियो होता है डेंसिटी का, ठीक है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी इसके पास ना ही तो यूनिट है और ना ही डायमेंशन है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। A football is kicked into the air vertically upward with velocity u. The velocity of the ball at highest point. एक फुटबॉल है, इसको ऊपर की तरफ फेंक दिए, ठीक है, लात मार दिए, एकदम सीधे ऊपर गया और ऊपर से लौट के नीचे आएगा फिर वो। तो बोलता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बताइए। तो बाबू अगर वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया मतलब ऊपर जाने वाली वेलोसिटी जो थी वो जीरो हो गई, तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद a shell of mass 200 gram is fired by a gun, ठीक है, of mass 100 kg. If muzzle speed of the shell is 80 meter per second, then recoil speed of the gun. गन का recoil speed आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ये क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है। एक गन है और इस गन से एक शेल फायर किया गया है, ठीक है। मास ऑफ द शेल देख लीजिए कितना है, मास ऑफ द शेल है m1 बोल देते हैं 200 ग्राम। 200 ग्राम बोले तो 0.2 kg हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और m2 बोले तो मास ऑफ द गन, ठीक है, ये कितना है, ये 100 kg है। अब देखिए अगर हम गोली चला रहे हैं तो पहले क्या होगा, पहले हम लोग रेस्ट पे रखेंगे, तो यहां पे शेल की भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और यहां पे गन की भी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये कितनी होगी, 0 होगी। इसके बाद बोला गया है कि जो शेल निकला है इसकी वेलोसिटी कितनी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड। कितना बोला गया है, फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। आपसे बोला जा रहा है कि बताइए कि गन का रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का सवाल है ना। तो अब देखिए u1 भी 0 u2 भी 0, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 इज इक्वल टू कितना, 0। अब m1 का वैल्यू 0.2 है तो 0.2 इंटू v1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 80 है तो 80 प्लस m2 का वैल्यू 100 है तो 100 इंटू v2 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, दिस इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। तो 100 v2 इज इक्वल टू कितना आ गया, -16। ठीक है,
हम लोग को मिला 100 v2 इज इक्वल टू -16, तो v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 16 बाई 100 दैट इज 0.16। नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, तो हमको 0.16 मीटर पर सेकंड मिला है, मतलब कि 16 ये मीटर पर सेकंड है ना। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि v2 का जो वैल्यू है ये है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। और आप देखेंगे तो ए ऑप्शन में यही दिया गया है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। याद रखना है, थोड़ा सा यूनिट में ध्यान देना है ना। यहाँ पे देखिए 16 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर पर सेकंड है। आप जो आंसर निकाले हैं ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 16 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, और मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो 0.16 होना चाहिए, 0.16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद बोलता है अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग वाई एक्सिस। एक बॉडी है जो वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, जहां पे एक कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा है। कि ये फोर्स का वैल्यू है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बोलता है द वर्क डन बाय द फोर्स, सवाल है कि द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉडी बाय डिस्टेंस 4 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। अगर बॉडी वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है वो भी 4 मीटर से, तो यहां पे यूनिट वेक्टर कौन सा आ जाएगा, जे कैप। ठीक है, और आपको पता है कि वर्क डन जो है ये F डॉट एस के बराबर होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमको क्या देता है बच्चों, वो हमको देता है वर्क डन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, वर्क डन देता है। तो यहां पे हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट माइनस ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट एस कितना है 4j कैप। तो j वाले को j से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे 8 जूल। देखिए तो है क्या कोई ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी है यहाँ पे 8 जूल। मैंने डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका बताया है, मैंने बोला है आई के कांस्टेंट को आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जे के कांस्टेंट को जे के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और के कांस्टेंट को के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताकर रखी हैं पहले से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, तो यहां पे ऑप्शन बी हो जा रहा है 8 जूल। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे। When a torque acting upon a system is 0, which of the following will be constant? अगर टॉर्क 0 है तो क्या कौन सा चीज कांस्टेंट होगा, तो आपने पढ़ा है टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt। ये आप लोगों को रोटेशन में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और टाउ का वैल्यू 0 है, मतलब कि dl बाई dt जो है ये कितना होगा 0। और बाबू d बाई डी बता रहा है कि डिफरेंशिएशन किसका, एंगुलर मोमेंटम का, और एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है। और किसका डिफरेंशिएशन 0 आता है, तो कांस्टेंट का। मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो एंगुलर मोमेंटम दिया है क्या ऑप्शन में, हाँ यहाँ पे आपको दिया गया है कि एंगुलर मोमेंटम जो है ये ऑप्शन में है। तो याद रखेंगे एल से एंगुलर मोमेंटम होता है, और ये एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कब, जब टॉर्क का वैल्यू 0 होगा तब। और इसको, इस चीज को हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में भी पढ़ा है। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल है इफ एमी इज मास ऑफ अर्थ एंड आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। एमी जो है ये अर्थ का मास है, और आर जो है ये रेडियस है अर्थ का। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। ये तो आसान हो गया, आपको मैंने बताया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये g इंटू एमी डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर होता है, यही बताए हैं। g एमी बाई आर ई स्क्वायर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपसे पूछा जा रहा है कि स्मॉल g बाई कैपिटल G का रेशियो क्या होगा, तो आप तो तुरंत बोल देंगे सर ये एमी बाई आर ई स्क्वायर होगा, हाँ या ना। देखिए तो है क्या एमी बाई आर ई स्क्वायर का कोई, हाँ है, ऑप्शन बी में है मेरे पास एमी बाई आर ई स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान देना है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस हाँ डराने के लिए आपको दिया गया है। तो g इक्वल टू जी इंटू एमी बाई आर ई स्क्वायर होता है, इसको इधर से इधर ले आए, g बाई जी का रेशियो एमी बाई आर ई स्क्वायर मिल गया हम लोग को। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। अगला सवाल है आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फॉलोइंग थ्रू द विस्कस फ्लूइड इज। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और बताया है कि जब टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी इज कांस्टेंट वेलोसिटी,
और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाता है तो बाबू एक्सेलरेशन कितना होगा आप लोग खुद बता सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यही सवाल पूछा गया है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फॉलिंग थ्रू द विस्कस फ्लूइड, अगर बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर गया है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पक्का है कि एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, एक्सेलरेशन विल बी 0। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मेयर्स फॉर्मूला फॉर रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट सीपी एंड सीवी। ये तो आप लोग को मैंने बहुत बताया है, बार बार बोला है कि बाबू सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये एग्जाम में बहुत आता है ये सवाल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो ये रहेगा। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक इज, अब देखिए आप लोगों से पूछा गया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या कंडीशन है, क्या है इक्वेशन। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि फॉर सिंपल हार्मोनिक एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट एक्स, हाँ या ना। तो अब बताइए यहां पे एक्सेलरेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सब कोई। डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे वो एक्सेलरेशन ही देगा, तो ये सब यहां पे इस साइड तो एक्सेलरेशन है, तो लेकिन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स होना चाहिए। तो यहां पे तो ओमेगा स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहां पे टी आ गया है, तो सही ऑप्शन कौन है मेरे पास, ए है। याद रखना है कि एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये पढ़ा है ना आप लोगों को कि या तो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, या तो फिर एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये आपको रिप्रेजेंट करता है किसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। और जब भी एक्सेलरेशन आएगा तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, याद रहेगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज सेम एज, अब आपको बताना है कि इसमें से वर्क डन का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, वर्क डन बोले तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के लिए ml t-2 लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट के लिए l लिखते हैं, तो ये क्या आ जाता है ml स्क्वायर t-2। यही डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का भी होता है, ml स्क्वायर t-2, और यही डायमेंशनल फॉर्मूला टॉर्क का भी होता है। टॉर्क क्या होता है, R इंटू एफ होता है ना, तो टॉर्क का जब आप निकालेंगे टॉर्क के लिए डायमेंशन फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा L इंटू ml t-2, तो ये भी कितना आ जाएगा ml स्क्वायर t-2। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपका एनर्जी का और टॉर्क का C और D दोनों ऑप्शन हो जा रहा है। ठीक है ना, अब सर इस तरह से आ गया, तब वैसे तो C और D दोनों का ऑप्शन नहीं ही देगा, एक ही ऑप्शन देगा, पर आ गया तो फिर दोनों को टिक कर देना है और क्या। ठीक है, वैसे आप लोग को सिंगल करेक्ट ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, तो आप उसके वेलोसिटी के बारे में क्या बोलेंगे। आपको पता है कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी जो है बच्चों, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब ये बॉडी यहां रहेगा तो डायरेक्शन इधर होगा, जब ये बॉडी यहां रहेगा तो डायरेक्शन इधर होगा, और बॉडी यहां रहेगा तो डायरेक्शन इधर होगा। और आप जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी ये चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो भी चेंज हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे तो लगातार वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो व्हाट वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी, तो बोलेंगे इट इज चेंजिंग। वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो वो मैग्नीट्यूड के चेंज होने से भी चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन के चेंज होने से भी चेंज हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं हो रहा तो लेकिन क्या है, सर्कुलर पाथ में लगातार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा मतलब वेलोसिटी का वैल्यू चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो नोन एज।
दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट को हम लोगों ने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है ना। इसके बाद चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, देखिए आप लोग को पढ़ाया गया है F इज इक्वल टू dp बाई dt, हाँ या ना, ये न्यूटन के सेकंड लॉ से हम लोगों ने निकाला है। dp इज चेंज इन मोमेंटम, dt इज चेंज इन टाइम, dt को इधर ले आइए, F इंटू dt दिस इज इक्वल टू dp, ये dp बोले तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और अगर आपसे बोला जाए कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके बराबर, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये तो फोर्स इंटू टाइम का प्रोडक्ट आ गया है, हाँ या ना। तो याद रखेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम ये किसके बराबर होता है, फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है क्या कोई ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट जो है इसके बराबर होगा, ठीक है। इस तरह की चीजों को आप लोगों को याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। अगला सवाल है इन परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, देखिए आप लोग को मैंने बताया है कि इन इलास्टिक कॉलिजन अगर आ गया, ठीक है ना, तो इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बाबू लीनियर मोमेंटम एक ऐसा चीज है, एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, किसी तरह का भी कॉलिजन हो वहां पे वो कंजर्व रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लीनियर मोमेंटम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि कॉलिजन इलास्टिक हो या कॉलिजन इन इलास्टिक हो, हर एक केस में क्या होता है वो कंजर्व रहता है। तो इन परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन ओनली मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है ना। इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कॉलिजन में कंजर्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बाबू एक तो चीज याद रखिए है ना, यहां देखिए काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में क्या लिखते हैं हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर, लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या लिख देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। याद रखिए रोटेशनल में आप लोगों को मैंने बार बार बताया है मास के जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास के जगह क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, बस आराम से आ गया। अगर आपको लीनियर का फॉर्मूला पता है, लीनियर का आप जान रहे हैं, लीनियर में काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तो आप रोटेशनल में आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। आप लोग को मैंने बार बार बताया है कि बच्चों याद रखिए एक तरफ लीनियर मोशन है और एक तरफ रोटेशनल मोशन है, तो लीनियर में जो काम मास कर रहा है रोटेशनल में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, लीनियर में जो काम फोर्स कर रहा है रोटेशनल में वही उसी को रिप्लेस टॉर्क करता है, लीनियर में जो लीनियर मोमेंटम करता है रोटेशनल में वही एंगुलर मोमेंटम करता है, लीनियर में जो लीनियर वेलोसिटी कर रहा है रोटेशनल में वही एंगुलर वेलोसिटी करता है, हाँ या ना। तो याद रखना है ये सारी चीज को हम लोग इसी तरह से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, कहां है ऑप्शन, हाँ हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ पहुंचते हैं बच्चों, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत दूर दूर में भी बॉडी रहता है ना तो भी लगता है, हाँ या ना, तो हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, लॉन्ग रेंज, दो बॉडी है दोनों बहुत दूर में रहेगा तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। अगले सवाल पे आते हैं, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ, ठीक है। देखिए सबसे पहले सरफेस टेंशन का यूनिट हम लोग समझ लेते हैं। सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। फोर्स का यूनिट हम लोग अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लेंथ के लिए मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, क्या आ जाएगा, केजी पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये सरफेस टेंशन का यूनिट लिख सकते हैं या न्यूटन पर मीटर लिख सकते हैं। अब देखिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर एनर्जी बोल दे बाबू मतलब क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाय वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, ये कटेगा तो भी यहां पे एम आ जा रहा, लेकिन यहां पे तो एम नहीं ना है, मतलब ये पहला ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। इसके बाद फोर्स पर यूनिट एरिया, हम लोग सिंपल जानते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन होता है, तो पक्का है कि फोर्स पर यूनिट एरिया तो सरफेस टेंशन नहीं होगा। एनर्जी पर यूनिट एरिया, अब देख लेते हैं इसको, एनर्जी का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर काट दिए, क्या बच गया बच्चों, तो ये बच गया केजी पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखेंगे तो सरफेस टेंशन का यूनिट और एनर्जी पर यूनिट एरिया का यूनिट ये दोनों सेम हो गया है, तो हम बोलेंगे इसका जो ऑप्शन है ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज। देखिए बाबू, साइक्लिक प्रोसेस समझिए, है ना, पीवी डायग्राम है, यहां से यहां गए, फिर लौट के यहां से यहां गए, फिर लौट के यहां से यहां आ गए। ठीक है, पीवी डायग्राम में यहां से यहां गए, लौट के यहां से यहां पे आ गए। जैसे यहां पे चले आए, मतलब हमारा इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हुआ। और आपने थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ में पढ़ा है, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल यू, पढ़ा है ना। अब जब साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या हुआ, यहां से स्टार्ट किए, यहां गए, यहां से लौट के फिर यहीं चले आए। जहां पे चले आए समझ लीजिए सेम जगह पे आ गए, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा नहीं हुआ। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर नहीं हुआ, इसका मतलब ये वैल्यू 0 है, मतलब के जो भी वर्क है ये किसके बराबर है, हीट के। तो इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज, देखिए तो 0 तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ये एरिया कवर हो रहा है, और कभी भी अगर एरिया कवर होगा तो यहां पे ये वर्क डन 0 नहीं होगा। दूसरा, इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम, हाँ सही है, वर्क डन इज इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम, यही है ना। वर्क डन किसके बराबर है, जो हम सिस्टम को हीट दिए हैं ये उसके बराबर है। तो ऑप्शन में कौन सा आ जाएगा मेरा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एसएचएम। बाबू, जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पक्का है कि डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट है मतलब इलास्टिसिटी है। देखिए तो इलास्टिसिटी है, हाँ इलास्टिसिटी ऑप्शन नंबर सी में है। याद रखेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब वहां पे क्या होगी, इलास्टिसिटी होगी। याद रखना है इस चीज को, है ना। नेक्स्ट, a cube has side of 1.2 into 10 का पावर -2 मीटर क्यूब, the value up to current significant figure, इसका वॉल्यूम का वॉल्यूम आपको बताना है, ठीक है, द वॉल्यूम अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आपको वॉल्यूम बताना है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। तो सबसे पहले तो आप लोग 1.2 का क्यूब करेंगे, 1.2 इंटू 10 का पावर -2 का क्यूब करेंगे। क्यूब करके देख लीजिए, 1.2 का क्यूब इंटू 10 का पावर -2 का आ जाएगा 10 का पावर -6। ये जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 1.728 ऑलमोस्ट इंटू 10 का पावर -6। ठीक है, हमको बाबू अगर ये चीज दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग वहीं तक आंसर कैलकुलेट करेंगे जहां पे आपको ये दिए हुए सिग्निफिकेंट फिगर है। दिया हुआ में कितना है सिग्निफिकेंट फिगर, एक और एक दो ही है ना। ये वाले 10 का पावर -2 को तो हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि हमको जो है 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर लाना है, और जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर लाएंगे तो ये 8 की जगह यहां क्या लिखेंगे, 8 को रिप्लेस करेंगे तो 3 होगा, 3 को रिप्लेस करेंगे तो ये 7 रह जाएगा। तो 1.7 इंटू 10 का पावर -6 हो जाएगा। वैसे एक बार इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन हमारा सही है या नहीं है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 1 2, 4 4 1, कितना आ जा रहा है, 8 2 7, हाँ ठीक है, 1.728 इंटू 10 का पावर -6 ही है। तो आपका जो आंसर है 1.7 इंटू 10 का पावर -6 मीटर क्यूब, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना है, देखिए 8 को रिप्लेस करेंगे तो 8 की जगह 3 लिखेंगे, और क्योंकि 8 5 से बड़ा है, और जब यहां से अब 3 को रिप्लेस करेंगे, 3 क्या है 5 से छोटा है, तो उसके पहले वाले में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। 5 से बड़े वाले, 5 से अगर बड़ा रहेगा तो उसके पहले वाले में 1 ऐड होगा, और 5 से अगर छोटा रहेगा तो उसके पहले वाले में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो ये कितना आ गया, 1.7 इंटू 10 का पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें से कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि जिसमें वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, वो मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, जब स्पीड ही कांस्टेंट है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा ही नहीं।
अ कार एक्सेलरेटिंग, देखिए एक्सेलरेट हो रहा है रेस्ट से, एक्सेलरेट हो रहा है मतलब पक्का है कि वेलोसिटी उसका इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी ही मिल गया कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये एग्जाम्पल है किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बाबू आपको बताए हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। v इज लीनियर वेलोसिटी, तो v स्क्वायर बाई आर, देखिए तो v स्क्वायर बाई आर है, हाँ है ऑप्शन सी। अगर मान लीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी में दे देता तो सिंपल v के जगह जानते हैं क्या करते हैं, ओमेगा इंटू आर लिख देते, ठीक है। तो इसका स्क्वायर तो ये हो जाता ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर, एक आर यहां से एक आर यहां से कट जाता, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ जाता, ओमेगा स्क्वायर आर। अगर लीनियर वेलोसिटी में दिया है तो ये वाला को टिक करेंगे हम लोग, एंगुलर में देता तो इसको टिक करते, तो यहां पे लीनियर दिया है इसीलिए वी स्क्वायर बाई आर लिखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज 0.1, the maximum speed with which cyclist can take a circular turn of radius 3 meter without skidding is, तो v is equal to स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी, पढ़ाएं आप लोगों को, ठीक है। v is equal to स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा, म्यू का वैल्यू दिया है, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.1, रेडियस कितना है 3 है तो 3, जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू तो 10 ही बोला जाता है, 10 है तो यहाँ 10 ले लिए हैं, तो ये कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रहा है ये सर कहां से आया था, अरे तो आप लोगों को पढ़ाया है ना बाबू, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, और tan थीटा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, तो म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, और इसको इधर कर देंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू आर इंटू जी, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी, यहां से ये फॉर्मूला आया है, तभी ये फॉर्मूला हम लोग यहां लगाए हैं, और आंसर कितना आ रहा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड लोकेटेड, यूनिफॉर्म है मतलब हर जगह थिकनेस सेम है, तो उसके सेंटर पे ही या मिड पॉइंट पे ही उसका जो है सेंटर ऑफ मास लोकेटेड होगा। देखिए तो मिड पॉइंट है क्या, एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, हाँ मिड पॉइंट पे ही रहेगा, ठीक है। यहां पे रॉड के बिल्कुल मिड पॉइंट पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। नेक्स्ट, if escape velocity, if ve is escape velocity and g is orbital velocity of satellite for orbit close the surface, then these, बाबू यहां पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, if v is escape velocity and ये होगा v naught and v naught is orbital velocity of a satellite for orbit close to earth, समझ में आया, यहां पे g नहीं होगा, यहां पे v नॉट होगा, ठीक है ना। चलिए बोलता है कि ve जो है ये एस्केप वेलोसिटी है और v नॉट जो है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। बाबू आप लोग को मैंने पढ़ाया है एस्केप वेलोसिटी जो है ये √2 टाइम्स r इंटू जी के बराबर था, ये बताए थे, और ऑर्बिटल वेलोसिटी था ये स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू आर के बराबर था, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये √2 टाइम्स अंडर रूट जी इंटू आर को क्या लिख सकते हैं, वी नॉट, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है, सॉरी हाँ, ये एस्केप वेलोसिटी जो है ये √2 टाइम्स क्या आ जाएगा, वी नॉट। देखिए तो एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी कहीं पे है √2 टाइम्स ऑर्बिटल, हाँ है, ठीक है ना। v इज इक्वल टू √2 टाइम्स वी नॉट, ये एस्केप वेलोसिटी है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो यहां पे ये टर्म को अगर हट इसको v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी आर लिख सकते हैं ना यार, और स्क्वायर रूट ऑफ जी आर को क्या बोल देंगे, वी नॉट बोल देंगे, तो ये √2 इंटू वी नॉट हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स वी नॉट, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है, लिख लिया।
तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर फ्लूइड इन मोशन इज, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है ये फ्लूइड जब मोशन में होगा तो ये जो है ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल होता है टू सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट ये प्रोपोर्शनल है किसके, सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट के, ठीक है ना। स्क्वायर नहीं लेना है, ठीक है। क्या है, इस प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट। इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि सीपी और सीवी में बताइए कौन बड़ा होता है। याद रखेंगे इस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ये हमेशा बड़ा होता है देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज होता है और यहाँ पे वर्क डन भी होता है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है ना। तो सीपी इज ग्रेटर देन सीवी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट अगला सवाल है, इन एसएचएम रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है ना। तो बच्चे लोग आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं अपने रैपिड फायर टेस्ट का पहला दिन। कल फिर आप लोगों के साथ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ करके जाएं, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इन क्वेश्चंस को क्या कर सके, बना सके, ठीक है। ओके देन, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।